हेलो बच्चों, यदि आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो ये विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर है, इसलिए इस पेपर को एंड तक समझिए ताकि आप पूरा पेपर विज्ञान का एकदम कर आएँ। अगर ये पेपर आप पूरा देख लेते हैं तो 70 में आपके कम से कम 65 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए, जिससे कि आपके 70 में 65 नंबर कम से कम पक्के हो जाएँ। पहले हम पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं, बस 1 मिनट में इसे समझते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित है। आ में और बा में। खंड आ तथा बा 3 उपखंड 1, 2, 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट, बेटा इतना ध्यान रखना, बॉल पॉइंट मतलब इसमें जेल पेन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। नीला या काला पेन जो ओएमआर शीट मिलेगी उसमें हमें भरना है, उससे सिर्फ, ना पेंसिल से भरना है ना हमें जेल पेन से। सही विकल्प वाले के गोले के रूप से भरें, पूर्ण रूप से भरें। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उसके लिए 1 अंक निर्धारित है। 20 विकल्प होंगे आपके, वो कहाँ करना होंगे, वो ओएमआर शीट पर। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए, मतलब एक उपखंड जो हो जाए फिर नए प्रश्न से दूसरा उपखंड प्रारंभ किया जाए। अब पहले विकल्प देख लेते हैं। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। बेटा 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, जैसे हमने एक पृष्ठ ये ले लिया, मान लो एक पृष्ठ हमने ये ले लिया, तो ये क्या होता है बेटा, पारदर्शी माध्यम जो 2 पृष्ठों से घिरा होता है वो होता है लेंस। दर्पण तो होता नहीं है, दर्पण में तो हम आमने सामने अपना चेहरा देखते हैं। त्रिज्या क्या, त्रिज्या से तो कोई मतलब नहीं है, तो गोलीय लेंस होता है बेटा। क्या होता है, गोलीय लेंस जो 2 पृष्ठों से घिरा होता है। अगला क्या है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये अवतल दर्पण के जो उपयोग होते हैं उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ किसका उपयोग करते हैं बेटा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब कह दे या वस्तु कह दे, बात एक ही है। अब उत्तल लेंस के सामने जरा ध्यान से देखना, आप इस तरह से देखो, उत्तल लेंस होता है बेटा, उत्तल लेंस ऐसे ही तो होता है उत्तल लेंस। अब यहां पर f1 होता है, यहां पर बेटा 2f1 होता है, ये प्रकाशिक केंद्र C होता है, यहां पर f2 होता है और यहां पर क्या होता है बेटा 2f2। अब वस्तु कहां रखी गई है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच। 2f ये अनंत, मतलब यहां पर वस्तु इधर कहीं रखी गई है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो एक हल्की सी मैं आपको ट्रिक बताता हूं, 2f से इस साइड में यानी अनंत पर हो या अनंत और 2f के बीच में हो तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, छोटा वास्तविक व उल्टा, क्योंकि वास्तविक हमेशा उल्टा। यहां पर आने के बाद वस्तु के बराबर, यानी 2f पर जब रखो तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा। आभासी सिर्फ उत्तल लेंस जब बनता है जब प्रकाशिक केंद्र और f के बीच में वस्तु यहां रखी हो। तो फिलहाल अनंत और कहां पर 2f के बीच में, तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, f1 से निकल जाएगी और एक ऐसे प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट लेंगे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, छोटा वास्तविक व उल्टा। तो वास्तविक उल्टा व छोटा, यहाँ पर बड़ा बराबर बनता है, इस साइड में बड़ा होता है। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाशिक केंद्र और f के बीच में वस्तु स्थित हो। अब चलते हैं चौथे विकल्प की ओर। चौथा क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न वस्तुओं पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है बेटा, फोकस दूरी अपने आप वस्तु की स्थिति के अनुसार चेंज कर देना, बदल देना, क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। अब 5वां क्वेश्चन, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है बल्कि हमें मिलाना है। वैद्युत विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है बेटा, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, यानी पहला जाएगा चौथे के साथ। अब पहला जब चौथे के साथ जाएगा तो पहला यहाँ पहले के साथ है, यहाँ पहला पहले के साथ है, ये दोनों विकल्प तो बिल्कुल ही गलत हो गए, बी और सी। अब विद्युत धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, यानी दूसरा जाएगा पहले के साथ, दूसरा पहले के साथ, और हमें देखने की जरूरत नहीं है, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला छठा, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या है। इस सवाल को बड़ा ध्यान से सुनना। पहले हम बेटा श्रेणी क्रम में समायोजित कर देते हैं, मतलब R1 इसे कह देते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ देंगे, R + R, यानी R1 बराबर हो गया हमारा कितना बेटा, 2R। फिर उसके बाद कह रहा है समांतर क्रम में, देखो सवाल कह रहा है पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर या पार्श्व क्रम, बात एक ही है। समांतर क्रम में मैं R2 कह देता हूं, तो 1/R2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/R
प्लस 1/r, क्योंकि समांतर क्रम में 1/, करके लिख दिया जाता है। 1/r2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/r, 1/r, 2/r। और जब r2 का मान निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/r2 है। जब r2 में करूँगा ऊपर लेके जाऊँगा तो ये r ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएंगे, r2 ये आ जाएगा। लेकिन वो ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा, अगर प्रतिरोधों का अनुपात पूछता तो हम यहीं से, अगर बेटा प्रतिरोधों का अनुपात पूछता तो हम r1/r2 बराबर 2r बेटा ऊपर लिख देते और नीचे क्या लिख देते, r/2। 2 से 2 कट जाता, r से r कट जाता, 2 कूद के ऊपर 4 ऊपर हो जाता है, नीचे कितना बचता है, 1, 4:1 डी उत्तर लगा देते बच्चे ज्यादातर। लेकिन ऊष्माओं का अनुपात पूछा है बेटा इसमें, काय का अनुपात, ऊष्माओं का। ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर कितना, v²T/r, यही तो सूत्र होता है, H बराबर v²T/r। अब यहाँ पर v का जिक्र नहीं है, यहाँ पर t का जिक्र नहीं है, सिर्फ r का जिक्र है बेटा। तो हमें r वो भी बेटा नीचे है, r नीचे है, ये खास ध्यान रखना। हम कैसे लिखेंगे इसे, H1/H2 बराबर, जब r नीचे है, कहाँ पर है r नीचे, तो जो नीचे 2 आया है तो ऊपर 2 लिखा जाएगा, r2/r1, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब कितना हो जाएगा, देखो इस साइड में मैं कर देता हूँ, H1/H2 बराबर r2 का मान बेटा यह हैगा r/2 और बटा, और r1 का मान 2r ये हैगा। अब r से r कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे कितना हो गया 4, ऊपर बेटा कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे कितना हो गया 4, यानी टोटल मिला के कितना आ गया 1/4। कितना उत्तर आ गया, 1/4। पहले हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, r1 बराबर r+r यानी 2r, और फिर समांतर क्रम में जोड़ा 1/, करके। वो कह रहा ऊष्माओं का अनुपात, ये सूत्र होता है H1/H2 बराबर r2/r1। r2 का मान हमने बेटा ये वाला उठा के यहाँ रख दिया, r/2, और बटा r1 का मान हमने ये लिख दिया 2r, r से ये r कट गया, 1/2 दूनी 4, ये नीचे आ गया, तो 1/4, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, बेटा लंबी परिनालिका के भीतर कह रहा है, वो अंदर कह रहा है, परिनालिका के अंदर। जैसे ये मान लो ये परिनालिका है तो इसके ऐसे करके नहीं कह रहा, वो इसके अंदर, बेटा अंदर सभी बिंदुओं पर समान रहता है और सीधा होता है बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र। कैसा होता है, बिल्कुल सीधा और सभी बिंदुओं पर समान, यानी इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि सी सभी बिंदुओं पर समान रहता है। कैसा रहता है, सभी बिंदुओं पर समान। अब बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है बेटा, बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6, ये आप ध्यान रखना, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6 और H6। अब यहाँ पर हम देख लेंगे C6H6, बेटा इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो बहुत H होगा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी गलत हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और C 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों में से एक विकल्प होगा। अब विकल्प बेटा वो होता है जिसके एकांतर क्रम में, मतलब एक छोड़ के एक छोड़कर एक क्या लगे हों, डबल बॉन्ड लगे हों, वहां पर क्या होता है, और सबके साथ, सब सी के साथ बेटा एक H आना चाहिए। देखो इस सी के साथ एक H, 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 और एकांतर क्रम में मतलब एक यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, एक छोड़ के यहाँ, एक छोड़ के यहाँ। हाँ यहाँ लगाते तो इसे छोड़ के यहाँ लगाते तो वो बेंजीन का सूत्र हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। बेंजीन वाले में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अगला क्या है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी जिनमें क्रियात्मक समूह एक सा होता है। बेटा यहाँ पर एक सी माना जाएगा, कुछ नहीं है, एक का दुगना करेंगे तो 1 दूनी 2, यहाँ दुगने से 2 ज्यादा है, यानी एल्केन सीरीज। ये 2 का दुगना 2 दूनी 4, यहाँ कितना है 6, दुगने से 2 ज्यादा, यानी ये भी एल्केन, तो ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, एक तो बेटा ये वाली सीरीज हो जाएगी। और यहाँ पर OH ग्रुप आ रहा है, एल्कोहली समूह, यहाँ पर COOH आ रहा है, यानी कौन सा, कार्बोक्सिल समूह, तो ये तो है नहीं, ये तो गलत बात है बिल्कुल। यहाँ पर एल्केन श्रेणी, लेकिन यहाँ पर OH, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर OH बेटा, यहाँ पर भी OH, यानी ये भी बात सही, यानी पहली और चौथी बात सही है। तो कौन सा वाला उत्तर हो जाएगा, पहली और चौथी, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है, 10वां, पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और हम इस खनिज को कम खर्च पर सुविधा पूर्वक अलग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अयस्क। फिलहाल इसे खनिज कहा जाता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, मतलब दांतों का जो क्षय होता है, दांत जो गैप बन जाता है, वो कब से शुरू होता है, जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है। कितना बेटा, 5.5 से कम हो जाता है मुंह का pH मान। अब 12वां बहुत ही जानदार सवाल है बेटा, 12वां जो है उसे बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक जो है Zn, वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ क्रिया करके H2 बनाता है और ZnSO4 बनाता है, बिल्कुल सही बात है।
तर्क, तर्क क्या है इसका? जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पर बेटा विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर जिंक ऑक्सीजन के साथ यानी Zn+O कैसी अभिक्रिया बनाता है? जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये संयोजन अभिक्रिया, यानी बात ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन क्या है, दोनों अभिकथन 1 तथा 2 सही है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। उसके बाद तथा सही है। तर्क 2 अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, ये बात बिल्कुल गलत है। सही स्पष्टीकरण से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सही स्पष्टीकरण इसलिए नहीं क्योंकि पहली तो है बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है संयोजन अभिक्रिया, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरी, अभिकथन 1 तथा तर्क दोनों सही है बिल्कुल, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। अभिकथन 1 सही है परंतु 2 गलत है। अभिकथन 1 तथा 2 दोनों गलत है, ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। दोनों सही है परंतु अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ये अगला, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है बेटा, देख लेते हैं किस चीज़ की कमी है। बस यहाँ पर CH3 है, इधर CH3 है ही नहीं, तो एक तो CH3 आएगा। अब देखो COO यहाँ पर है बेटा, COO इधर नहीं है, तो एक तो COO आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है बेटा? H2 है और यहाँ पर एक H है, तो एक H आ जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लगातार आप बने रहिए, पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व कराया जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। अब अगला चलते हैं, कौन सा बेटा? 14वें की ओर। उपखंड हम बायो के क्वेश्चनों पे पहुंच चुके हैं, 14वें की ओर अब हम चलते हैं। अब बेटा बायो के हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। 14वां, अंतः शोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? यानी जब हम शोषण क्रिया करते हैं, अंदर को शोषण क्रिया ले जाते हैं, एक तो बाहर छोड़ते हैं, एक अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, तो सही मार्ग कौन सा है? नासाद्वार, बिल्कुल सही बात है, नासाद्वार। कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। नासा मार्ग, नासाद्वार। नासा मार्ग तो बेटा के जो नाक के 2 रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उसके बाद आता है, तो पहले तो नासा द्वार ही आएगा, तो इन 2 में से कोई एक विकल्प होगा। ये दोनों तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। उसके बाद बेटा ग्रसनी में आता है, कंठ बिल्कुल गले की तरफ होता है, तो ऑप्शन जो होगा बेटा वो डी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 14वें का? डी वाला। अगला क्या है बेटा? अगला पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। महिला में जो होते हैं वो XX होते हैं, पुरुष में जो होते हैं वो XY होते हैं। कथन, मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र है। बिल्कुल सही बात है, एक X होता है, एक Y होता है। अगर पुरुष का यहाँ से Y इस महिला के X के साथ मिल जाता है तो लड़का हो जाता है, पुरुष का X महिला के X के साथ मिल जाता है तो बेटा लड़की हो जाती है। यानी कि कथन 1, कथन 2 दोनों सत्य है, बिल्कुल सही बात, दोनों सत्य है। और कथन कारण कथन सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल सही व्याख्या करता है, क्योंकि पिता में जो होता है, मैंने आपको बताया, ऐसे मिल जाते हैं तो लड़का लड़की हो जाते हैं। अब उसके बाद विद्युत आवेश के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? विद्युत आवेश के प्रवाह की बेटा सही दिशा कौन सी है? ये भी बहुत जानदार क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो बिल्कुल पूंछ से जो गैस का सिर होता है, सिर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और पूंछ पे को निकल के फिर सिर में को बेटा निकल जाती है, मतलब सिर में को निकल जाती है। जैसे यहाँ से तो पूंछ से प्रवाहित हो रही है, कि तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बी वाला, ये पूंछ से, इधर से पूंछ से प्रवाहित हो रही है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। सी वाला, ये देखो सिर से प्रवाहित हो रही है, साइड को पूंछ से निकला फिर सिर पे आया फिर पूंछ पे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगला, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? इसका मतलब थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायरॉइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये बात सही है, लेकिन विकल्प क्या सही नहीं है। थायरॉक्सिन को थायरॉइड हार्मोन भी कहते हैं, ये भी बात सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है इसलिए। अब 18वें की ओर चलते हैं बेटा, लगातार बने रहिए जिससे कि आपका पूरा पेपर अच्छे से हो सके। 18वां क्या है? ए, बी और सी को लिखिए, कि तो खैर आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। जो ए वाला पोर्शन है, ये वाला ऊपर के हिस्से पे, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है प्रांकुर। और ये बी वाला जो है ये कहलाता है बीजपत्र। और ये जो सी वाला है इसे कहते हैं मूलांकुर, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा? सी वाला। अब 19 चलते हैं। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति से में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। बिल्कुल सही बात है, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग देता है। अलैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है, अलैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, पहले या बात को, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहली और दूसरी बात इसमें सही है इसलिए।
20वां, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? कौन होता है बेटा? ये तो आप अच्छे से जानते होगे, हमेशा मांसाहारी प्राणी होता, वो सॉरी एक आहार श्रृंखला में तीसरे स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो तीसरे स्तर पर बेटा कौन होता है? हमेशा मांसाहारी ही होता है शायद। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वर्णनात्मक, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष क्या होता है बेटा? जब मनुष्य को निकट या दूर का देखने में परेशानी होती है, समस्या आती है। जब किसी मनुष्य को दूर का या निकट का देखने में समस्या आती है तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। यह कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। बस इतना लिखना है बेटा, परिभाषा नहीं लिखनी है इसमें निकट और दूर की। कह रहा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि दोष क्या होता है? वह दोष, मतलब दृष्टि दोष जब व्यक्ति को पास या दूर की वस्तु को देखने में समस्या आती है तब उसे दृष्टि दोष होता है। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से बेटा? एक तो निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है? हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है? बेटा वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब वर्षा हो जाती है तो आकाश में, वायुमंडल में वर्षा की बूंदें रह जाती हैं, जिससे परावर्तन और अपवर्तन दोनों हो जाता है, और जिस कारण हमें क्या दिखाई देने लगता है बेटा? इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। ये देखिए हमने लिख कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए चाहे। इंद्रधनुष हमारे वातावरण में जल की बूंदों के कारण दिखाई देता है, क्योंकि वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदें अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणें का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणों वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। बेटा क्या बनाती हैं? इंद्रधनुष बनाती हैं। अगला क्या है? दूसरे का पहला, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? कि तो सीधी सी बात है बेटा, जब हमने उत्तल लेंस पढ़ा होगा इस तरह से लेंस की अभिसारी प्रकृति जब आपने पढ़ी होगी, तो ऐसे करके जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती थी तो एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाती थी। यानी क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। फिर ये हम चित्र बना देंगे इस तरह से, जैसे मतलब हम ऐसे करके लेंगे, यहाँ पर मुख्य अक्ष, यहाँ से समांतर लाएंगे बेटा, यहाँ से समांतर लाएंगे ये किरण, और यहाँ पर हम लोग मिला के दिखा देंगे जिससे कि इकट्ठी हो जाएगी। अगला अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के उपयोग लिखिए। इसके बेटा उपयोग ले देना है दर्पण के। तो अवतल दर्पण का उपयोग एक तो अभी इसी क्वेश्चन में, इसी पेपर में ही दिया हुआ है बेटा। एक तो उपयोग कि दांतों की जांच करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो नाई शेविंग बनाते हैं वहाँ पर अवतल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण बेटा जो गाड़ी होती है वो बराबर का जो साइड मिरर होता है उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, जिससे पीछे का दृश्य देखने के काम आता है। बेटा कहाँ का दृश्य? पीछे का दृश्य देखने के काम आता है। अगला, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक, ये बेटा न्यूमेरिकल है, इसे हम अच्छे से कर लेते हैं। किसी 4 ओम के प्रतिरोधक, 4 ओम, ओम शब्द दिखते ही काय का मान होता है? आर का मान, यानी आर बराबर कितना है? 4 ओम। आगे क्या कह रहा है? प्रति सेकंड, जैसे ही प्रति सेकंड शब्द दिख जाए फौरन टी का मान कितना होता है बेटा? 1 सेकंड। यदि आपने न्यूमेरिकल की अभी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, न्यूमेरिकल की वीडियो देख लीजिए। आगे क्या है? जे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है बेटा, ऊष्मा कहा जाता है एच को। जे का मतलब होता है जूल, यानी एच बराबर कितना है बेटा? 100 जूल। कितना है? 100 जूल। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर कहा जाता है बेटा किसे? वी को। अब हम सूत्र लगा देंगे, कितना? एच बराबर v²t/r। एच बराबर v²t/r। एच का मान कितना है? 100 बराबर v का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए v² टी की जगह पर बेटा 1/r की जगह पर 4। अब इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, v² एकम v² बराबर 100 चौक 400। अब क्या ले लेंगे बेटा हम? इसका वर्गमूल। तो v बराबर, इसका जब वर्गमूल लेंगे ये स्क्वायर हट गया और ये अंडर रूट में पहुंच गया 400। 400 का वर्गमूल बेटा कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 400 का 20 वोल्ट। तो यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा, 20 वोल्ट। अगला क्या है? 20 ओम प्रतिरोध की कोई स्त्री, 20 ओम, ये काय का मान है बेटा? आर का। आर बराबर कितना है? 20 ओम। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर धारा लेती है। 5 एम्पियर, आई मतलब एम्पियर मतलब ए, यानी 5 एम्पियर। आगे क्या है? 30 सेकंड के, एस मतलब सेकंड है बेटा, 30 सेकंड, ये काय का मान? समय दिखते ही टी का मान। टी बराबर कितना है? 30 सेकंड। कितना है बेटा? टी का मान 30 सेकंड। आगे क्या है? उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। ऊष्मा किसे कहा जाता है? एच को। किसे कहा जाता है? एच को। तो डायरेक्ट ही बिल्कुल सूत्र होता है एच बराबर I²RT। एच बराबर I²RT। एच बराबर आई का मान 2 बार बेटा 5 × 5
गुणा आर का मान कितना है 20 और गुणा टी का मान कितना है, टी का मान है बेटा 30। देखो आई स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार मान, तो आई का मान 2 बार 5 गुणा 5, आर का मान 20 गुणा टी का मान 30। इनकी बेटा गुणा करते टाइम एक बात ध्यान रखना, जितने जीरो हों पहले जीरो लिख लो, 2 जीरो। अब 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150, क्या लिख देंगे बाद में, जूल। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं, एक बात ध्यान रखना, 6 नंबर में ये 3 पोर्शन इसने दे दिए, पहला दूसरा तीसरा, इधर भी पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें जो है अब बेटा 6 नंबर के ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ये 3 पार्ट्स दे दे छोटे छोटे, या तो ये तीनों करो या ये तीनों करो। इसलिए इस बार जो है 6 नंबर में हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो इसलिए नहीं आ सकता, विद्युत मोटर निकल चुकी है सिलेबस से, प्रतिवर्ती धारा डायनामो निकल चुका है, दिष्ट धारा डायनामो। तो 3 पोर्शन वाला सवाल आएगा या फिर कोई न्यूमेरिकल बड़ा सा आ सकता है। पहला क्या है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। बेटा क्यों नहीं करती हैं प्रतिच्छेद, क्योंकि अगर ऐसे करके प्रतिच्छेद करेंगे इस तरह से, देखो तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर, और जबकि चुंबकीय बल रेखाओं की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा एक ही होती है। क्योंकि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उनकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कभी भी अलग नहीं होती है। अतः 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। अब दूसरा, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं के गुण लिखिए। गुण कौन से हो जाएंगे चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं के, जैसे इस तरह से होता है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। पहला तो यही, ये बल रेखाएं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये बल रेखाएं जो पास पास चुंबक के निकट होती हैं वो पास पास होती हैं, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे जैसे दूर जाते चले जाते हैं ये बल रेखाएं दूर दूर, और उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। तीसरा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। कब होता है अधिकतम, अधिकतम कब होता है, जब चालक क्षेत्र के लंबवत हो। बेटा अधिकतम बल जब होता है जब चालक काय के हो, क्षेत्र के लंबवत हो, इसलिए कि अधिकतम होता है, क्योंकि F बराबर बिल साइन थीटा होता है ना सूत्र, चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर बिल साइन थीटा। अब थीटा का मान जब 90 डिग्री लिखेंगे, साइन 90 का मान 1, तो F बराबर बिल अधिकतम हो जाएगा। यानी जब चालक क्षेत्र के लंबवत होता है तब चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है, बल का मान अधिकतम होता है। अब अथवा या तो ये तीनों कर दो या ये तीनों। फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों की बचाव किस प्रकार करता है। किस प्रकार करता है बेटा, ज़्यादा उपकरण उपयोग में लाने पर तार जो होता है वो जल जाता है, लेकिन फ्यूज तार जो होता है वो ज़्यादा उपकरणों को उपयोग में लाने पर जलता नहीं बल्कि कट हो जाता है, ये इससे उपयोग करता है। धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन्हीं 2 अवस्थाओं स्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपर आरेख बनाकर स्पष्ट कीजिए। 2 + 4 यानी 2 नंबर का पहला वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर का दूसरा वाला है। तो ये कैसे करा जाता है बेटा, इस तरह से देखो, ये देखिए, जब एक धारावाही परिनालिका का उपयोग किया जाता है तो स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, परिनालिका के अंदर की छड़ को स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ से बनाए जाने चाहिए, जिससे चुंबकीकरण के बाद लंबे समय तक चुंबकीय गुणों को बनाए रखें। दूसरा, दिष्ट धारा होनी चाहिए। परिनालिका में बेटा कैसी धारा होनी चाहिए, दिष्ट, और ये चित्र बना देंगे इसमें। ठीक है, आसान है बिल्कुल। परिनालिका को उपयोग में स्थायी चुंबक बनाने के लिए पहला तो स्टील का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा दिष्ट धारा होनी चाहिए, बस। अब उसके बाद केमिस्ट्री वाले पोर्शन पर हम चलते हैं। कौन से पोर्शन पर बेटा, केमिस्ट्री वाले। क्या है पहला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ, जिंक बेटा Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, इससे जब क्रिया करता है तो Zn इसे धक्का मारेगा, अपने आप आ जाएगा, यानी ZnSO4 और प्लस कितना बेटा H2 अलग चला जाएगा। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, देखो ये लिखा पड़ा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक, बेटा जिंक ये सल्फ्यूरिक अम्ल ये, इससे क्रिया करी, Zn से धक्का मारा, विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। और दूसरी क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेटा, ये तो पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी क्या होगी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे, मैग्नीशियम पट्टी यानी Mg से क्रिया करता है। कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। एरो क्या होगा बेटा, MgCl के साथ चला जाएगा, MgCl, लेकिन MgCl2 होता है क्योंकि यहाँ पर संयोजकता 2 होती है, प्लस H कभी भी अकेला नहीं जाता है, H2। अब यहाँ पर 2 लिखे हैं संतुलित करने के लिए बेटा, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तीसरा क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन बेटा क्या करता है, हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तीसरा, नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन H2 क्या बनाता है, अमोनिया NH3 होता है। अब इसे संतुलित कर लेंगे, संतुलित करने के लिए बेटा 2 यहाँ लिख देंगे, 3 दूनी 6H होगा, इसलिए 3 यहाँ लिख देंगे, 3 दूनी 6H हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या सूत्र हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का नंबर 4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस और तो H2S और आगे क्या है सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में, वायु क्या होता है बेटा, वायु का सूत्र होता है O2, कितना होता है O2, क्या बनाता है, दहन होने पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल क्या होता है बेटा, जल का सूत्र होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होता है SO2। अब इसे संतुलित कर लिया जाएगा। O कितना है यहाँ पर 2 ये और एक ये 3, यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर है 2। तो एक काम करते हैं दोनों तरफ 4 4 कर ले, फिर यहाँ पर 2 हम लिख देते हैं। अब 2 दूनी 4H यहाँ पर हो गए और 2H 2 यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ कितने हो गए, 2 दूनी 4H हो गए, 2 दूनी 4H हो गए। O कितना है बेटा 2, 2 यहाँ पर है, O यहाँ पर कितना है 2 और 2 4 O हैं यहाँ पर, तो इसलिए 2 यहाँ लिख देते हैं। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी बेटा, संतुलित हो जाएगी रासायनिक समीकरण। छठा, निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका आभूषण बनाने के लिए उपयोग इसलिए किया जाता है, ये बहुत कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत कम क्रियाशील। बस इतना लिख देना होगा, देखो ये लिखा पड़ा है, क्योंकि बहुत कम क्रियाशील, क्योंकि प्लेटिनम और सोना जो होती है बहुत कम क्रियाशील धातु होती हैं, अतः इन्हें क्या करा जाता है, आभूषण के लिए उपयोग किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए। अगला, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑक्साइडों का अपचयन आसानी से हो सके। इनका उपयोग क्यों किया जाता है बेटा? ऑक्साइडों का अपचयन आसानी से हो सके। अगला, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों के नाम लिखिए। तो ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बना बंध सहसंयोजी आबंध बना कहलाता है। इसके 2 लक्षण, पहला यह दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनता है। दूसरा क्या है, ये बहुत मजबूत होता है। कैसा होता है बेटा? बहुत मजबूत होता है। अगला, इसका IUPAC नाम हमें लिखना है। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन पे होता है बेटा प्रोप, और एल्डिहाइड समूह है क्योंकि CHO आ रहा है। अगर आपने IUPAC वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, पूरी IUPAC आपको समझ में आ जाएगी। तो CHO आया, CHO का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड समूह, और एल्डिहाइड समूह दिखते ही एल्केनल सूत्र होता है, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनल। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेनल। अगला, 1 2 3 कार्बन पे क्या होता है बेटा? प्रोप, और CO समूह यानी कीटोन समूह, तो क्या होता है? एल्केनॉन यानी प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। कौन से नंबर पर है? दूसरे पर, तो डैश लगा के 2 लिख दो। अगला, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। अब इसमें बेटा 3 पोर्शन 6 नंबर के हैं। ये वाला कर दें, ये दोनों और ये वाला, या फिर आगे होंगे वो कर देना होंगे। अब कठोर जल को साबुन में उपचारित करने से झाग को समझाइए। देखो ये है, जब कठोर जल में साबुन मिलाया जाता है तो कठोर जल में मौजूद Ca2+ या Mg2+ आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करते हैं। साबुन में मौजूद सोडियम लवण अपने अनुरूप कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण में बदल जाते हैं और झाग बनकर निकल जाते हैं। Ca2 और Mg2 क्या होता है बेटा? झाग बनकर निकल जाते हैं। अगला देखते हैं अब कौन सा है बेटा। 7वें में या तो वो तीनों कर दें या फिर ये कर दें, विकृत गंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया, स्थिरीकरण। ये तो बहुत ही आसान है, विकृत गंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया, स्थिरीकरण, ये तीनों कर दें या वो तीनों कर दें। अगला, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण के पदार्थों के बीच अंतर समझाइए, इसके उदाहरण भी लिखिए। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण के पदार्थों को अंतर समझाइए और इसके उदाहरण भी लिखिए। क्या है बेटा? ये देख लेते हैं। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन होता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे घरेलू कचरा, रुई, मतलब ये अपघटन हो जाता है इसका, तो जैव निम्नीकरण। और जिसका अपघटन नहीं होता वो अजैव निम्नीकरण, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच आदि। तो इस तरह 1 आध क्वेश्चन हो रहे बायो का, वो आप बिल्कुल आसान सा है, वो अगली वीडियो में हम डिटेल में करके कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। और आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया ये लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और विज्ञान की कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल में आप देख लीजिए।